हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पर्यावरण से संबंधित वीडियो, और ये हो जाएगी आपकी जैव विविधता का संरक्षण और उसका उपयोग। और इसी में जो आपको आयुष्मान के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। ये हो जाएगा आपका जैव विविधता से संबंधित। और देख लेते हैं हमारा आज का जो है पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। रणनीति आपको बतानी है महत्वपूर्ण कौन सी हो जाएगी। जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या आपका जंगली जंतु अभ्यारण्य। कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका जैव मंडल रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति आपकी जैव मंडल रिजर्व हो जाता है। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व हो जाता है। और जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थाने या इंसिटू और जैव विविधता का संरक्षण करना हो जाता है। और जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थाने यानी इंसिटू व बाह्य स्थाने एक्स2, ये दो आपको वर्ड देखने को मिलेंगे इसमें। और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में हम भी आपको बताने वाले हैं। इंसिटू और एक्स2, ये दोनों प्रकार की जो तकनीकें ये आपकी अपनाई जाती हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाते हैं वो भी हम देखते हैं। बात कर लेते हैं संरक्षण कंजर्वेशन के बारे में। वन्य जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, रख रखाव या पुनर्स्थापन है, इसको जो है संरक्षण कहा जाता है। और संरक्षण को आमतौर पर दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। ये जो आपका संरक्षण है और ये कंजर्वेशन है, इसको आप दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो हो जाता है आपका एक्स2 और एक हो जाता है आपका इन-सीटू। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं। ये हो जाता है आपका इन-सीटू संरक्षण और दूसरा हो जाता है आपका एक्स-सीटू संरक्षण। ठीक है, और अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इन-सीटू लिटरली स्टैंड फॉर इन प्लेस ऑफ हो जाएगा के स्थान पर, और एट द ओरिजिनल साइट ऑफ किसकी, ओरिजिनल यानी अपने मूल स्थान से ये संबंधित हो जाएगा। और इन द नेचुरल पोजीशन, और अपने प्राकृतिक आवास से ये संबंधित हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं इन सीटू के संरक्षण के बारे में। बात कर लेते हैं इन सीटू क्या होता है। इसके वास्तविक स्थान पर या इसके उत्पत्ति के स्थान तक ये सीमित हो जाता है। ठीक है, इन सीटू का मतलब होता है उसके अंदर, यानी आपके वास्तविक स्थान के अंदर और उसके उत्पत्ति के स्थान तक ये सीमित होता है। और इन सीटू संरक्षण का एक उदाहरण और होता है आरक्षित या सुरक्षित क्षेत्रों का गठन करना है। और यह अपने प्राकृतिक आवास में लुप्त प्राय पौधों और प्रजातियों को रक्षा करने की एक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली है। इसके बाद बात कर लेते हैं इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं यानी नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती है, जैव मंडल रिजर्व यानी आप कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सीटों के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आ जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जो वन्य जीवों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए आरक्षित होता है। ये बात है राष्ट्रीय उद्यान की। और जहाँ जो वानिकी, पशु चराई जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। राष्ट्रीय उद्यान में पशु चराई और अन्य गतिविधियों की जो है अनुमति नहीं होती है। और इन उद्यानों में निजी स्वामित्व के अधिकारों की भी अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पशु चराने से जो है प्रकृति का ह्रास होगा। जो वनस्पति होती है उसको जो है पशु चरकर खा जाएंगे और उसके बाद जो उसका ह्रास हो जाएगा। इसलिए जो है राष्ट्रीय उद्यान में पशु चराई के लिए जगह नहीं दी जाती है। और चलिए बात कर लेते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। ये एक अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ केवल जानवरों का संरक्षण किया जाता है। बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। यहाँ केवल जानवरों का संरक्षण किया जाता है और यहाँ लकड़ी की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियाँ, मामूली वन उत्पादों को इकट्ठा करना और निजी स्वामित्व के अधिकारों की अनुमति दी जाती है। और किंतु मानवीय गतिविधियों से जो है वन्य जीवों के संरक्षण में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल हो जाता है मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और इसके बाद जो तीसरा हो जाता है ये हो जाता है आपका जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व क्या होता है ये आपको समझ लेना है।
ठीक है, ये हम डिटेल से बता रहे हैं। और यह संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी होती है जहाँ मानव आबादी भी और वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था का हिस्सा होती है। ठीक है, ये बहुत बड़े एरिया को जो है जैव मंडल कहा जाता है। और ये आमतौर पर जो है 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े संरक्षित क्षेत्र होते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपकी कोर हो जाती है, एक आपकी बफर हो जाती है, और एक आपके हो जाते हैं ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ये हो जाता है आपका ट्रांजिशन जोन। आपसे पूछा जाएगा कि बायोस्फीयर में कितने भाग होते हैं या बायोस्फीयर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये आपका 3 भागों में बायोस्फीयर को डिवाइड किया गया है, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन। और चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कोर जोन। ये एक इनर जोन होता है और ये अविभाजित है, कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र होता है। ठीक है, कोर जोन ये हो जाता है। इसके बाद बफर जोन देख लेते हैं। कोर और ट्रांजैक्शन जोन के बीच का जो स्थान होता है वो आपका बफर जोन हो जाता है, और कुछ शोध और शैक्षिक गतिविधियों की यहाँ अनुमति दी जाती है बफर जोन में। ठीक है, बफर जोन की बात करें। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजैक्शन जोन की। तो ट्रांजैक्शन जोन जो है ये जैव मंडल रिजर्व का बाहरी हिस्सा होता है, और यहाँ फसल, वानिकी, मनोरंजन, मछली पालन और अन्य गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन जोन में सभी चीज़ों की अनुमति मिल जाती है। बफर जोन में आपको शोध यानी रिसर्च करने की और शैक्षिक गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। और कोर जोन में जो है इसकी किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं दी जाती है। और चलिए, आपने इन सीटू समझ लिया है, अब बात कर लेते हैं एक्स-टू की। ये हो जाता है आपका एक्स-टू संरक्षण। एक्स-टू संरक्षण में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षित किया जाता है। इन सूटों में क्या होता था? इन सूटों में प्राकृतिक आवास को उनके मूल स्थान पर या उनके प्राकृतिक स्थान पर संरक्षित किया जाता था। लेकिन एक्स-टू में उनके प्राकृतिक आवास से बाहर उनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। इसमें जो है आ, इसमें आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के साथ वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की प्रजातियां भी शामिल होती हैं। और इस तरह की रणनीतियों में वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, जीन बैंक, डीएनए बैंक की स्थापना ये आदि शामिल हो जाती हैं एक्स-टू संरक्षण के अंतर्गत। और बात कर लेते हैं एक्स-टू के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका आउटसाइड ऑफ साइट, और इसका मतलब हो जाता है आउटसाइड ऑफ साइट और अवे फ्रॉम द नेचुरल लोकेशन। ठीक है, यानी आप प्राकृतिक आवास से दूर, और आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, बाहरी जो एरिया में ये हो जाते हैं। और इसके बाद समझ लेते हैं जीन बैंक से संबंधित। और जीन बैंक की बात कर लेते हैं। ये आपके ठंडे भंडार होते हैं जहां भंडारण के लिए जर्म प्लान को नियंत्रित तापमान और आर्द्रता के तहत रखा जाता है। आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। ठीक है, जीन बैंक की बात करते हैं तो ये एक नियंत्रित तापमान होता है। ठीक है, नियंत्रित तापमान का मतलब ये होता है जितना उनको तापमान चाहिए, ना ही तो उससे ज़्यादा होना चाहिए ना ही उससे कम होना चाहिए। अगर ठंडे भंडारों में ज़्यादा जो है तापमान हो जाएगा तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। ठीक है, जो भी चीज़ भंडारण कर रखी है वो भंडारित चीज़ जो है वो खराब हो सकती है। अगर तापमान ज़्यादा कर दिया तब भी खराब होगी, तापमान कम कर दिया तब भी वो खराब हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से आर्द्रता का हिसाब है। आर्द्रता ज़्यादा होगी तब भी चीज़ें खराब हो जाएंगी, और जो भी आपने भंडारित किया गया है वो आपका खराब हो सकता है, और आर्द्रता कम रखने से भी वो खराब हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ जो है नियंत्रित तापमान और नियंत्रित जो है आर्द्रता होनी चाहिए। और चलिए बात कर लेते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और यह बायोटिक भागों के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का सबसे नया अनुप्रयोग है। और इस प्रकार का संरक्षण तरल नाइट्रोजन में बहुत कम तापमान पर किया जाता है, और जीवों की चयापचय गतिविधियों को कम तापमान के तहत संपन्न कराया जाता है, और जिनके बाद अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्रायो प्रिजर्वेशन से। और इसके बाद बात कर लेते हैं एनिमल, आपका एनिमल ट्रांसलोकेशन। एक हो जाता है एनिमल ट्रांसलोकेशन, और इसका तात्पर्य यह हो जाता है कि एक नए इलाके में जानवरों को छोड़ना और जो कहीं और से आते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपका नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, और इनको कहाँ छोड़ा गया था? एमपी के कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा गया था। ठीक है, ये हो जाता है आपका एनिमल ट्रांसलोकेशन। और चलिए देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो जाते हैं हमारे। इसके अतिरिक्त वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय इसके लिए हम कर सकते हैं, ये भी हमें देख लेने हैं। और अवैध शिकार तथा कालाबाजारी पर नियंत्रण करना, वन्य जीवों से संबंधित डिजिटल डाटा आपको रखना पड़ेगा। ईंधन व अवसंरचना निर्माण हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगनी चाहिए, और वनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे जो है प्राकृतिक आवास आपके सुरक्षित हो जाएंगे। प्रजनन कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। दुर्लभ प्रजातियों की जनसंख्या बढ़ाने हेतु प्रजनन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2, और 2 नंबर हमारा क्या कहता है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है, यानी आप कह सकते हैं इन सीटू नहीं है। तो कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, यानी वानस्पतिक उद्यान जो है ये आपका इन सीटू की पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और बाकी सब जो है ये आपके इन सीटू की पद्धति के अंतर्गत आ जाते हैं। और चलिए समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। वनस्पति संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान यानी स्वस्थानीय के जो पद्धति के अंतर्गत ये नहीं आता है, और जबकि जीवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 3। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू के संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू के संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3, और 3 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी आप कह सकते हैं इन सीटू संरक्षण के द्वारा जो है इनका रख रखाव किया जाता है। और चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों में इन सीटू संरक्षण जो होता है उसके द्वारा आनुवांशिक विधिवत्ता का रखाव रखाव किया जाता है, और जब किसी वनस्पति या जीवों को संरक्षण उसके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उसे जो है इन सीटू संरक्षण कहते हैं। ये हमने आपको बता दिया है। और जबकि उन्हें उनके मूल स्थान से पृथक कहीं दूसरे स्थान पर लिया जाता है तो उसको एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। और जैसे एक बाघ को सुरक्षित करने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना हो जाता है और उसे जो है स्वस्थानीय या इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लेनी है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? कौन उदाहरण नहीं है? जैव मंडल आगार, वानस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान, या आपका पवित्र उपवन। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4, और 4 नंबर हमारा क्या कहता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, यानी वानस्पतिक उद्यान। और यहाँ समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण क्या कहा जाता है? इन सिटू कहा जाता है। और ये जो है जबकि जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम ये आपके बाहरी या आपके बाह्य वासन हो जाते हैं, यानी ये आपके एक्स सीटू हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ आपको दिया गया है जो वानस्पतिक उद्यान है, वानस्पतिक बाग है, ये आपके एक्स सीटू के अंतर्गत आ जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 5। निम्नांकित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या आपकी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका नाइट्रोजन। और इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। एक्सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक स्थान पर किया जाता है। ठीक है, ये एक्सीटू की बात हो रही है। प्राकृतिक आवास से पृथक स्थान पर जो है इनका संरक्षण किया जाएगा। और एक्सीटू संरक्षण के तहत जो है जीवित शुक्राणुओं, अंडों और भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेनी है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6, और 6 नंबर हमारा क्या कहता है? जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हो जाता है घासी स्थल, कृषि उत्पादन के, वायुमंडल संतुलन के, या आनुवांशिक विभिन्नता के। जैव आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6, और 6 नंबर हमारा क्या कहता है ये हमें देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। ठीक है, और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं ये हम समझ लेते हैं। यहाँ बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता के संबंधित होते हैं, और इनमें जीवों को आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, बात कर रहे हैं जैव मंडल की, तो जैव मंडल जो है भारत में कितने हो जाते हैं? जब जैव मंडल की बात हो रही है तो हमें जैव मंडल की पूरी डिटेल निकाल लेनी है। और यहाँ हम बात करते हैं जैव मंडल की। भारत में जैवमंडल आरक्षित 18 क्षेत्र हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और इससे इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन हो जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं नीलगिरी। ये आपका सबसे पुराना जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाता है। और ये कहाँ कहाँ होता है ये आप देख सकते हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। और इससे जो है मैचिंग के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। नीलगिरी आपसे पूछा जाएगा, नीलगिरी
कहाँ स्थित है। ठीक है, ये मैचिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नंदा देवी की। नंदा देवी आपका उत्तराखंड से संबंधित हो जाता है और इनसे केवल इनके स्थान पूछे जाएंगे और ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। नोकरेगा आपका मेघालय से संबंधित है। ग्रेट निकोबार आपका ये आपका अंडमान निकोबार से संबंधित हो जाता है। मन्नार की खाड़ी ये आपकी हो जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, और मानस की बात करते हैं तो मानस आपका असम से संबंधित हो जाता है, ये आपका असम हो जाता है। सुंदरवन का डेल्टा ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाता है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा से संबंधित हो जाता है। डिब्रू सखेड़ा ये आपका असम से संबंधित हो जाता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं, ये आपके टोटल 18 नाम हो जाते हैं और 18 से आपके मैचिंग के क्वेश्चन हर बार पेपर में दिए जाते हैं। देगान दिहाम की बात करते हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी हो जाती है। पंचमढ़ी की बात करते हैं, ये आपका हो जाता है होशंगाबाद यानी मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा आपकी हो जाती है सिक्किम में। अगस्तमलाई ये आपकी हो जाती है केरल में। और इसके बाद देख लेते हैं, ये सारे जो हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं भारत के। ठीक है, टोटल कितने हैं? टोटल 18 है। अचानक मार की बात कर लेते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। कच्छ की बात करते हैं, ये आपका गुजरात में हो जाता है। कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा जो है किस क्षेत्र में पड़ता है। बात कर लेते हैं सेस्चलम हिल्स की, और ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। पन्ना की बात करते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाता है और इनके सामने इनके ईयर भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको देख लेने हैं। और चलिए बात कर लेते हैं इससे बनने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाता है। और इसकी जो है हम आपको पीडीएफ दे देंगे और हमारे चैनल पर जो है फ्री पीडीएफ दी जाती है हर वीडियो की। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिप को मिल जाएगा। और चलिए देख लेते हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 12 जैव मंडल है। टोटल कितने हैं? टोटल आपके 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाते हैं। और अगर बात करते हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, वो केवल आपके 12 हो जाते हैं। ठीक है, आपने टोटल 18 देख लिया, अब आप देख लेते हैं वो 12 कौन कौन से जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका वर्ष दिया गया है, इधर इधर आपके नाम दिए गए हैं कौन कौन से, और इधर आपके राज्य दिए गए हैं। ठीक है, मैचिंग के ही क्वेश्चन इससे बनते हैं। 4-4 के ग्रुप में इनको मैच कराने के लिए आपको दे दिए जाते हैं। तो 2000 में सबसे पहले कौन जो है आरक्षित होता है इंटरनेशनल लेवल पर? ये आपका नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित हो जाता है और ये आपका तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है। इसके बाद आपका ईयर बढ़ते चले जाएंगे। मन्नार की खाड़ी ये आपकी तमिलनाडु में है। सुंदरवन का ये भी आरक्षित है इंटरनेशनल, ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। नंदा देवी आपकी उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगी। पंचमढ़ी आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगी। ये कितने हो जाएंगे? ये आपके टोटल 12 हो जाएंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे आपके संरक्षित किए गए हैं। नोकरेगा आपका मेघालय से संबंधित है। सिमलीपाल उड़ीसा से संबंधित है। अचानक मार आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और ये जो है आपकी पूरी लिस्ट हो जाती है, एक 18 की लिस्ट है और एक आपकी 12 की लिस्ट है। 18 आपके पूरे इंडिया के अंदर हो जाएंगे और 12 आपके इंडिया के अंदर हो जाएंगे जो आपके इंटरनेशनल लेवल पर संरक्षित किए गए हैं। ग्रेट निकोबार आपका ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। अगस्तमलाई आपका केरल और तमिलनाडु में हो जाएगा। कंचनजंगा आप जानते हैं सिक्किम में हो जाता है और पन्ना आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, यह और पन्ना यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे नया वाला कौन सा है, तो ये आपका पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इससे किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये थोड़े से एग्जाम्पल के लिए हमने क्वेश्चन डाले हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो हमने भी आपको बता दें नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, भारत का पहला हो जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी से बनता है, हाल ही में किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ है? किसको हुआ है? ये आपका पन्ना जैव मंडल को हुआ है। ठीक है, ये हमने अभी आपको ऊपर दिखा दिया है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? भारत में पूछे गए हैं कुल कितने जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कितने हैं या इंटरनेशनल कितने हैं, तो इंटरनेशनल केवल आपके 12 हो जाते हैं। कौन से संरक्षित क्षेत्र अगस्तमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके नैयर, पेपारा और सरदुनी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और इसके बाद आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, आपको 18 में से या 12 में से कोई सा दे देगा। जैसे यहाँ पूछ लिया गया है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, 18 में से आपको एक उठा के दे देगा कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ आप बता सकते हैं पंचमढ़ी जो है ये आपका मध्य प्रदेश में संबंधित हो जाता है। ठीक है, आपको 18 और 12 की दोनों की लिस्ट देख लेनी है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7 और 7 नंबर हमारा क्या कहता है,
निम्न में से कौन एक परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? परवाल विरंजन की बात हो रही है। परवाल विरंजन यानी परवाल भित्ति। ठीक है, परवाल भित्ति यानी कोरल रीफ। ठीक है, कोरल रीफ आप जानते होंगे सभी लोग किस तरह से कोरल रीफ होती है, और इसके बारे में डिटेल से हम समझेंगे। बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है। ये जितने भी आपको यहाँ दिए गए हैं ये आपके सब जो है प्रभावी कारक हैं, लेकिन आपसे पूछा गया कि सबसे अधिक प्रभावी कौन सा है। तो सबसे अधिक प्रभावी आपका हो जाता है, ये हो जाता है आपका सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ठीक है, और वृद्धि आपकी वैश्विक स्तर पर होती है। और चलिए समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। परवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, और जिसमें सहजीवी शैवाल का मोचन और परवालों की मृत्यु दोनों घटित ये हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं, जब तापमान प्रकाश का पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण परवालों पर तनाव बढ़ता है, तो अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी या जो शैवाल होते हैं ये निष्कासित कर देते हैं, और जिस कारण परवाल जो सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या परवाल विरंजन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको रखनी है परवाल विरंजन से संबंधित। और परवाल विरंजन से हर बार जो है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमने बताया है ये आपका एक हेल्थी जो है कोरल हो जाता है। ठीक है, ये हेल्थी कोरल हो जाता है। इसके बाद ये ब्लीच्ड हो जाता है। ठीक है, ये विरंजक हो जाता है। और विरंजक होने के बाद में जब ये डेड होता है तो ये डेड इस तरह से हो जाता है। और डेड के बाद जो है ये यहाँ लिखा गया है डेड कोलर कवर्ड इन टर्फिंग एल्गी। ठीक है, इस पे जो है कवक आकर लग जाते हैं जब ये डेड हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और यहाँ ये हेल्थी जो है कोरल हो जाएगा, यहाँ ब्लीच्ड कोरल हो जाएगा, यहाँ आपका ये डेड कोरल हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और इसके बाद बात कर लेते हैं परवाल विरंजन ठीक हो सकता है। ये आपसे पूछा गया है क्या परवाल विरंजन ठीक हो सकता है? लंबे समय तक ब्लीचिंग की घटनाओं के कारण मूंगे होते हैं ये अक्सर भूखे मर जाते हैं। और अगर वे कुछ हफ्तों के भीतर अपने भोजन को, जो अपना भोजन का स्रोत है उसको पुनः प्राप्त कर ले, तो वो ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और जब इनमें जो है जान नहीं होती उस समय ये वाइट हो जाते हैं, ये भी आपको बता दिया गया है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8, और 8 नंबर हमारा क्या कहता है? निम्न में से कौन परवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाता है? परवाल सेलों का खनन, परवाल रोगों का फैलना, सागरीय जल में अवसादों का खनन, या वैश्विक ऊष्मन। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है। हालांकि ये सभी जो हैं आपके परवाल विरंजन में कारक हो जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा कारक हो जाता है? वो हो जाता है आपका वैश्विक ऊष्मन। वो हो जाता है आपका वैश्विक ऊष्मन। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका डी। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं विरंजक के क्या कारण हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पानी के तापमान में कमी या वृद्धि होने से। आमतौर पर ये सबसे अधिक इसी वजह से होते हैं। और अत्यधिक मछली मारने के कारण जो आपका प्राणी मंदक प्लवक स्तर में गिरावट या भूखमरी आ जाती है, इस वजह से भी जो है विरंजक हो जाता है। सौर विकिरण में वृद्धि होने से परवाल विरंजन हो जाता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं सारे जितने भी आपके दिए गए हैं, पानी रसायन में परिवर्तन होने से जो है परवाल विरंजन हो जाता है। बढ़ा हुआ अवसादन या गाद के प्रभाव के कारण भी जो है इनको दिक्कत हो जाती है। और इसके बाद जो है जीवाणुविक संक्रमण की वजह से भी हो जाता है। लवणता में परवण परिवर्तन की वजह से भी हो जाता है। और तृणनाशक हो जाता है। कम ज्वार और जोखिम की वजह से भी परवाल विरंजन हो जाता है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं साइनाइड द्वारा मछली पकड़ने के कारण भी हो जाता है। और सबसे जो ऊंचा होता है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल ऊंचा उठने के कारण वजह से भी ये हो जाता है। ठीक है, और उस समय जो है ये आपके, ये आप देख सकते हैं आपका परवाल जो है ये आपकी परवाल भी। और इसके बाद जो है यहाँ आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, यहाँ आप देख सकते हैं जब इसकी मृत्यु हो जाती है उस समय ये जो है वाइट हो जाते हैं। और जब इन पर जो है कवक लग जाते हैं उस समय ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं, ये आपने समझ लिया है बड़े अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9, और 9 नंबर हमारा क्या हो जाता है? निम्नलिखित में से किन में परवाल भित्तियां पाई जाती हैं? परवाल भित्ति किन किन में पाई जाती हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं अंडमान निकोबार में, तो इसमें तो है परवाल भित्ति पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी में, ये आपका कच्छ हो जाएगा यहाँ, कच्छ की खाड़ी में भी परवाल भित्ति पाई जाती है।
मन्नार की खाड़ी में भी परवाल भित्ति पाई जाती है, लेकिन सुंदरवन के डेल्टा में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती हैं। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं 1, 2 और 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो 1, 2 और 3 ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका ए हो जाता है। और यहाँ आप समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। भारत में मूंगा चट्टानें कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित कई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और चलिए इसके बाद देख लेते हैं रेड डाटा बुक से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। और रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट में संबंधित संगठन है, ये कौन सा संगठन हो जाता है? यूटीईएस, आईयूसीएन, आईबीडब्ल्यूसी या डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। रेड डाटा बुक से कौन सा संबंधित हो जाता है? ये हो जाता है आपका आईयूसीएन। ठीक है, और चलिए बात कर लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आईयूसीएन के बारे में, और ये हो जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। ठीक है, और सरकारी तथा नागरिक दोनों से मिलकर बना एक विशिष्ट सदस्यता संघ हो जाता है आईयूसीएन। और यह जो दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 1948 में हो जाती है। ये स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, कब इसकी स्थापना होती है? 1948 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसका मुख्यालय भी आपसे पूछा जा सकता है। आईयूसीएन का मुख्यालय ये आपका स्विट्जरलैंड में हो जाता है। और आईयूसीएन द्वारा जारी होने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची होती है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है रेड डाटा लिस्ट से। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11। और 11 नंबर हमारा क्या कहता है? रेड डाटा बुक में कौन सी सूचना मिलती है? रेड डाटा बुक में लाल पुष्पों वाले पौधे, लाल रंग वाली मछलियों की, लाल रंग के कीड़ों की या लुप्त प्राय पौधों व पशुओं की। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी, लुप्त प्राय पौधे और पशुओं की जो है डिटेल इसमें मिल जाती है। रेड डाटा बुक क्या है? तो यहाँ देख लेते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक राष्ट्रीय या राज्य द्वारा अपनी सीमा के भीतर जानवरों और पौधों की हर लुप्त प्राय दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक दस्तावेज होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको जान लेनी है रेड डाटा बुक क्या होती है। ठीक है, और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या क्या हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये हो जाता है आपका रेड डाटा बुक के बारे में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हो जाएंगी। ये हो जाता है आपका इसके मास्टर अभिलेखागार के माध्यम से पौधों और कवकों की हर एक लुप्त प्रजातियों और उनकी बाद की उप प्रजातियों को रेड डाटा लिस्ट में दर्ज किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। रेड डाटा बुक में किसी भी क्षेत्र की दुर्लभ प्रजातियों और उप प्रजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है। ठीक है, दुर्लभ प्रजातियों के बारे में जितनी भी आपकी जानकारी होती है वो इसमें विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, रेड डाटा बुक तो हर तिमाही में विलुप्त होने की समय सीमा के अंदर जो है अपडेट भी किया जाता है। ठीक है, कितने दिन में इसको अपडेट किया जाता है? इसको हर 3 महीने में आपको अपडेट किया जाता है। पुस्तक एक केंद्रीय क्षेत्र की प्रत्येक लुप्तप्राय प्रजातियों और उप प्रजातियों की अद्यतन स्थिति पर वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करती है। ये आपकी कैसी जानकारी प्रदान करती है? ये वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करती है। और वैज्ञानिक से मतलब ये हो जाता है कि किसी भी प्रजाति के बारे में उसकी पूरी डिटेल दी जाती है। पूरी डिटेल मीन्स उसके जो है वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, उसका खान पान कैसा है, और वो क्या कहाँ रहती थी और किस तरह के जो वातावरण में रहती थी, उस तरह की पूरी डिटेल जो है उसको दी जाती है। यानी वैज्ञानिक तरीके से पूरी जो उसकी डिटेल होती है वो आपको दी जाती है। और चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाते हैं। रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और नवीनीकरण के उपायों के साथ साथ उक्त प्रजातियों की निगरानी के लिए नियोजित कार्यक्रमों को भी दर्ज किया जाता है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के इतिहास से संबंधित क्या क्या पॉइंट हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। दुनिया के वार्तालाप के माध्यम से उत्पन्न रेड डाटा बुक प्रशिक्षण इसका किया गया था और आयुषियन द्वारा बनाए इसको रखा था। 1965 से एक संगठन जो प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के तहत उपयोग की दिशा में ये काम कर रहा है। ठीक है, कौन है? आईयूसीएन। और चलिए देख लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। पुस्तक को सोवियत संघ के जीव विज्ञानियों द्वारा 1960 के दशक की शुरुआत में पौधों, जानवरों और कवक के अपने निष्कर्षों पर शोध रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, और इसे मूल रूप से रूसी संघ की रेड डाटा बुक के रूप में जाना जाता है। कौन सा हो जाता है? RDBRF के रूप में इसको जाना जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं रेड डाटा बुक के उद्देश्य इसके क्या हो जाते हैं, ये भी आपको समझ लेना है किस वजह से जो है इसको लाया गया है। रेड डाटा बुक को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसके द्वारा
जैविक प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति की व्यापक सूची प्रदान करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। यहाँ समझ लेते हैं गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए नियोजित उपाय के साथ साथ उनके संरक्षण के शामिल विज्ञान को रेखांकित करना भी हो जाता है। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं रेड डाटा बुक के संबंध में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। रेड डाटा बुक का जो रंग विभाजन वो किस किस तरह से हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं, इधर आपके रंग हो जाएंगे, इधर आपके प्रजाति खतरे की स्थिति हो जाएगी। तो काला रंग जो है ये कौन सा हो जाती है, ये आपका विलुप्त की प्रजाति बताता है कि जो प्रजाति विलुप्त हो गई उसको जो है काले रंग से डिकोड किया जाएगा। लाल की बात करेंगे तो लाल जो है आपका गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति को लाल रंग से दिखाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं संतरे रंग की यानी ऑरेंज कलर की। तो ऑरेंज कलर को आपका विलुप्त होने वाली प्रजाति के बारे में दिखाया जाएगा। अंबर कलर की बात करेंगे तो ये आपका कमजोर प्रजातियों को दिखाया जाएगा। सफ़ेद रंग आपका दुर्लभ प्रजातियों को दिखाएगा। हरा रंग आपका खतरे की प्रजाति से बाहर वाली प्रजातियों को दिखाएगा। और सलेटी की बात करेंगे तो ये आपका दुर्लभ और या लुप्तप्राय प्रजाति जिनमें वैज्ञानिक जानकारी और विश्लेषण उपलब्ध नहीं है उनको दिखाएगा सलेटी रंग। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं कलर इस तरह से। आईयूसीएन की रेड लिस्ट कैटेगरी में ये आपके कलर हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। इस तरह से जो है कलर इनके दिए गए हैं। और चलिए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं भारत की रेड डाटा बुक के बारे में। ये हो जाती है भारत की रेड डाटा बुक। भारत का न्यायाधिकरण रेड डाटा बुक के अपने संस्करण का रखरखाव करता है और यहाँ भारत की कुछ लुप्त प्राय प्रजातियों की पहचान की गई है। कौन कौन सी प्रजाति हो जाती है भारत में जो आपकी लुप्त प्राय हो जाती हैं, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्तनधारी कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा मालाबार सीवेट। मालाबार सीवेट जो है ये आपका गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्तनधारी हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपके लुप्तप्राय स्तनधारी हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले ढोले या भारतीय जंगली कुत्ते हो जाते हैं। इसके बाद कौन से हो जाते हैं, शेर पूंछ वाला मकाक या बंडारू हो जाता है, और नीलगिरी लंगूर हो जाता है, और नीलगिरी पत्ता बंदर भी हो जाता है। और इसके बाद और कौन से हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर भी जो है ये आपके लुप्त प्राय स्तनधारी हो जाते हैं। ये आपने देखे हैं स्तनधारी। इसके बाद बात कर लेते हैं कमजोर, आपके कमजोर स्तनधारी कौन कौन से हो जाते हैं। तो ये हो जाता है आपके गोर या भारतीय बाइसन। ठीक है, ये आपका कमजोर स्तनधारियों में आ जाता है। और एक आपका हो जाता है नीलगिरी मार्टन। ठीक है, ये भी आपका कमजोर स्तनधारी के अंतर्गत आ जाता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा चम्मच बिल सैंड पाइपर। ठीक है, ये आपको देख लेना है। और खतरनाक सरीसृपों के पास जो है ये कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका सिसपारा डे कैको। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12। 12 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपके रेड डाटा बुक से कौन कौन से बनते हैं यही यहाँ दिखाया गया है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है आपका आईयूसीएन के द्वारा। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन आपका और क्या बनता है, और यहाँ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा किया जाता है, और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13। और 13 नंबर हमारा क्या कहता है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, कौन सी हो जाती है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका रेड डाटा बुक। ठीक है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता ये रेड डाटा बुक में हो जाती है, और यहाँ आपको यही जो है दिखाया गया है। ठीक है, विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ रेड डाटा बुक में हो जाती हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14। और ये हमारा क्या कहता है, रेड डाटा बुक का संबंध है। रेड डाटा बुक का संबंध है, आपको बता दिया गया कि एक क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर कई तरह से पूछ सकता है। अब की साल दूसरी तरह से पूछा है, अगली साल दूसरे तरह से पूछा है। और यहाँ भी जो है रेड डाटा बुक का संबंध जो है ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित ये हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15। और 15 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। रेड डाटा बुक के आंकड़े सम्मिलित होते हैं, किस में सम्मिलित होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी लुप्त प्राय प्रजातियां जो रेड डाटा बुक के अंतर्गत आ जाती हैं।
और इसके बाद बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 16, और 16 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये कौन सा आएगा, जो आपका संकटाग्रस्त जातियों के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आ जाता है आपका महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। ये आपका संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और बताया गया है, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो वर्तमान में सोन चिरैया, महान भारतीय सारंग या साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी अति संकरगट श्रेणी में है, और कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में, और एशियाई जो वन्य गधा ये भी जो है नज़दीक श्रेणी में हो जाता है। ठीक है, और लाल पांडा भी जो है संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाता है, और ये हो जाता है आपका लाल पांडा। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। और इसके बाद बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17, और 17 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे स्थानीय रूप से गोदावन के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पक्षी को प्रमुख घास के मैदान की प्रजाति के रूप में जाना जाता है, और कहा जाता है कि पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को ये दर्शाता है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक फुर्तीला पक्षी होता है, और लंबे पैरों के साथ जो शुतुरमुर्ग की लंबी गर्दन के समान होता है, और ये लगभग 1 मीटर ऊंचा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको देख लेनी है, और ये हो जाता है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाता है, और इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर के आसपास हो सकती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी गई हो 15 वर्ष से अधिक समय से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से, या 50 वर्ष से अधिक समय से। तो किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाएगा अगर वो आपकी 50 वर्षों से नहीं देखी गई है। ठीक है, अपने प्राकृतिक आवास में। और यहाँ हम समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आयुसीएन की परिभाषा के अनुसार, ये परिभाषा किसकी है, ये आपकी आयुसीएन की परिभाषा है। और किसी प्रजाति को जब तक विलुप्त माना जाता है, यानी तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से ना देखी गई हो। ठीक है, तब तक उसको, अगर वो 50 वर्षों तक देखी जा रही है तब तक उसको जो है आप विलुप्त नहीं मान सकते हैं। अगर 50 वर्ष से वो किसी ने नहीं देखी है तो आप उसको विलुप्त घोषित कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19, और भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या हो जाएगा। गिद्धों की तेजी से घटती संख्या का पूछा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं ये किस तरह से होता है। बात कर लेते हैं, जानवरों को दी जाने वाली दवाई में डाइक्लोफिनाक नामक एक दवा होती है जो गिद्धों के लिए हानिकारक होती है, और यह माना जाता है कि बीमारी से मरने वाले पशुओं को जो भोजन करने की वजह से जिनके शरीर में डाइक्लोफिनाक नामक की दवा, या आपकी गिद्धों का विनाश इसकी वजह से हो गया है। ठीक है, और इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब तक यह बात लोगों को समझ आई है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, और जिन लोगों को सर्वाइकल या स्पोन्डिलाइसिस या पीठ गर्दन आदि में दर्द की समस्या होती है, उन्हें दी जाने वाली दवाई भी आपकी डाइक्लोफिनेक नामक हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ लेनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों की लगभग विलुप्त प्रजाति होने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। कौन सा जो है विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका डिक्लोफिनेक। ठीक है, डिक्लोफिनेक जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21, और 21 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या हो जाता है। भारत में गिद्धों की जो कमी हुई है उसका प्रमुख कारण हो जाता है, ये हो जाता है आपका जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा। ठीक है, जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा की वजह से गिद्धों की जो है प्रजाति विलुप्त हो गई है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गन यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। ये आपका क्या हो जाता है, फ्लाइंग फॉक्स। ये एक चमगादड़ हो जाता है,
चील हो जाती है, बलाक हो जाता है या आपका गिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है ये एक प्रकार का चमगादड़ हो जाता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये हो जाता है आपका इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, तिब्बत, म्यांमार, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। और इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, इस नाम से भी जो है क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और ये हो जाती है आपकी ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 23, और 23 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। डूडोंग नामक समुद्री जीव को जो विलोपन की कगार पर है वो जो है क्या है? एक उभयचर है, बोनीफिश है, शार्क है या आपका स्तनधारी मैमल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी, यानी एक स्तनधारी मैमल हो जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। डोडोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी हो जाता है और जो IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, ये हो जाता है आपका डोडोंग। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका डोडोंग हो जाता है। ठीक है, ये आपका संकटग्रस्त प्रजाति हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये आपकी समाप्त हो जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये पर्यावरण की हमारी 5वीं वीडियो हो जाती है। और इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ आपको सभी वीडियो टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।